अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अवैस है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है। तो आपसे गुजारिश है कि स्टोरी को मुकम्मल सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, मेरा नाम हैदर है और मैं सियालकोट से हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा था आपसे कहानी शेयर करूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिला तो ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। मुझे आपकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प लगती हैं। मैं इन्हें बहुत एंजॉय करता हूँ और गौर से सुनता हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ इसका नाम मैं शेयर नहीं कर सकता। वो एक इंडस्ट्री एरिया है। जब भी यहाँ से सामान शिपमेंट के लिए जाना होता है तो एक ट्रक आता है जिस पर कंटेनर लगा होता है। इसमें माल लोड करके शिप तक पहुँचाया जाता है। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि इन ट्रक ड्राइवर से बात करूं और पूछूं कि क्या इनके साथ कभी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है। तो इनमें से एक ट्रक ड्राइवर जो शिपमेंट लेने आया था इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं एक दिन सियालकोट की एक फैक्ट्री से शिपमेंट लेकर कराची जा रहा था। हम ज़्यादातर रात को ही ड्राइव करते हैं क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता है। कराची पहुंचने के बाद हमने एक होटल पर रुककर खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर दोबारा रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही हम कराची की कारसाज रोड से गुजरे तो अचानक हमारे ट्रक एक झटके के साथ बंद हो गया। मेरा नाम मुदस्सिर है और मेरे साथ एक और आदमी था जिसका नाम खलील था। खलील ने हैरत से मुझे पूछा, मुदस्सिर भाई ट्रक अचानक क्यों बंद हो गया? पेट्रोल भी अभी काफ़ी है, फिर ये रुक क्यों गया? मुदस्सिर कहता है कि आओ नीचे जाकर देखते हैं। दोनों नीचे उतरे, ट्रक का बोनट खोला और देखा कि इंजन के अंदर से धुआं बड़ी तेज़ी से निकल रहा था। खलील और मुदस्सिर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुदस्सिर फ़ौरन ट्रक के अंदर गया, पानी की बोतल निकाली और इंजन पर छिड़क दिया ताकि इंजन थोड़ा ठंडा हो जाए। अब कुछ देर इंतज़ार कर लो, जब इंजन ठंडा होगा तभी इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान और खौफनाक लग रही थी। खलील ने मुदस्सिर से कहा, आओ ट्रक में बैठते हैं जब तक इंजन ठंडा होता है। दोनों ट्रक में बैठ गए। अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ट्रक के पीछे कंटेनर से की एक जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए। इन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर या नशाई होगा। इनके पास लाइसेंस शुदा गन मौजूद थी। खलील ने फौरन अपनी गन लोड की और मुदस्सिर से कहा, अब अगर दोबारा कोई आवाज़ आए तो हम जाकर देखेंगे कि कौन है। 2 मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की रॉड कंटेनर पर घसीट रहा हो कि खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। दोनों अपनी गन संभालकर अलर्ट हो गए और नीचे उतरकर पीछे की तरफ भागे, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इन्होंने ट्रक के नीचे भी देखा लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। खलील ने फौरन फायर किया और ऊंची आवाज़ में बोला, जो भी है, खबरदार अगर यहाँ आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इन्हें लग रहा था कि कोई चोर या नशाई होगा, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि कुछ और ही था। वो दोनों वापस ट्रक के पास आए और ट्रक को दोबारा चेक किया। खलील ने मुदस्सिर से कहा कि जाओ ट्रक स्टार्ट करो। मुदस्सिर ट्रक में बैठा, स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन सिर्फ सलफ मार रहा था और स्टार्ट नहीं हो रहा था। इंजन अब भी काफ़ी गर्म। खलील भी वापस ट्रक में आ गया और कहा, चलो कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, जैसे इंजन ठंडा होगा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मुदस्सिर बता रहा था कि पीछे से फिर वही खौफनाक आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से कोई लोहे की रॉड कंटेनर पर मार रहा हो। इस बार खलील को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन गन उठाई और तेज़ी से पीछे की तरफ दौड़ कर गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। खलील के दिल में खौफ बैठ गया। इतनी जल्दी कौन जा सकता है? एक वीरान सड़क थी और इर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। अचानक खलील को महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा हो। खलील ने फ़ौरन पीछे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। अब वो इतना खौफज़दा हो गया था कि फ़ौरन ट्रक में वापस आ गया। मुदस्सिर ने खलील की हालत देखी तो हैरत से पूछा कि क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? खलील ने काँपते हुए आवाज़ में कहा, यहाँ कोई इंसान नहीं, ये कोई और मखलूक है जो हमें तंग कर रही है। मुदस्सिर हंसा और बोला, अरे तुझे वहम हो रहा है, तू डर गया है, लो पानी पियो, कुछ भी नहीं है। खलील ने कहा, अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मुदस्सिर को यकीन नहीं आया। वह ट्रक से नीचे उतरने लगा। खलील घबरा कर बोला, मत जाओ, यहीं रुको।
मुदस्सिर ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस देख कर आता हूँ। वो नीचे उतरा और पीछे की तरफ गया, लेकिन वहाँ अब भी कुछ नहीं था। फिर वो आगे आया और इंजन चेक करने लगा। इंजन पहले की नस्बत कुछ ठंडा हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो चेक कर रहा था, अचानक इसकी नज़र कंटेनर के पीछे पड़ी। वहाँ दो खौफनाक औरतें खड़ी थीं, लंबे बिखरे हुए बाल और अंदर धसी हुई आंखें और खून की तरह सुर्ख चमकती आंखें। इनमें से एक औरत ने अपना हल्का सा चेहरा कंटेनर के पीछे छुपाया हुआ था और आधा चेहरा निकालकर मुदस्सिर को घूर रही थी। मुदस्सिर ने यह मंजर देखकर जोर से चीख मारी। खलील फौरन नीचे आया और घबराकर पूछा, क्या हुआ मुदस्सिर? मुदस्सिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ट्रक के पीछे कोई बहुत खौफनाक औरत है। खलील को एक लम्हे के लिए भी सोचने का मौका नहीं मिला। वो दोनों फौरन ट्रक के अंदर भागे और दरवाजे लॉक कर दिए। खौफ के मारे दोनों जोर जोर से वो तमाम आयत पढ़ने शुरू कर दी जो इन्हें याद थी, कभी कलमा, कभी दुरूद शरीफ। अभी इन्हें समझ आ चुकी थी कि ट्रक क्यों हीटअप हुआ था और क्यों बंद हो गया था, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं थी, कोई और ही मखलूक थी। मुदस्सिर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि इसने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देख लिया था, लेकिन उसी वक्त इन्हें लगा कि कुछ साए के मानिंद आगे बढ़ रहा है, मगर वो चल नहीं रहा, ज़मीन पर तैरते हुए आ रहा था। रात के सन्नाटे में वो खौफनाक आवाज़ मज़ीद तेज़ होने लगी और साथ साथ वो चुड़ैल गुर्रार रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चुड़ैल इतना खौफनाक अंदाज में गुर्रार रही थी कि खौफ के मारे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। फिर वो मंजर जो मुदस्सिर ने देखा वो और भी ज़्यादा खौफनाक था। अब वो चुड़ैलें दरवाजे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मुदस्सिर और खलील ने फौरन विंडो के पर्दे आगे कर दिए जो ट्रक के खिड़कियों पर लगे हुए थे। चुड़ैलों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश शुरू की, मगर दरवाज़ा लॉक था। अंधेरे की शिद्दत मज़ीद बढ़ चुकी थी, लाइट्स भी बंद थी और बहुत कम नज़र आ रहा था। फिर अचानक वही सुर्ख चमकती हुई आंखें फ्रंट स्क्रीन पर नज़र आने लगी। अब वो चुड़ैलें बिल्कुल सामने आकर इन्हें घूर रही थी। इस बार खलील ने भी अपनी आंखों से देख लिया था। वो खौफ से कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। इन्होंने रोते हुए दुआ करना शुरू की, या अल्लाह, हमें इन चुड़ैलों से बचा ले। मुदस्सिर और खलील अब बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे। फिर वो चुड़ैल दूसरी तरफ गई और दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। तभी वो एक खौफनाक आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुदस्सिर बताता है कि इनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ इकट्ठी बोल रही होती। ये आवाज़ सुनते ही खलील बेहोश हो गया। मुदस्सिर की भी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस सुनसान सड़क पर ना कोई इंसान था, ना कोई गाड़ी गुजर रही थी। वक्त रात के 3 बज रहे थे। अचानक वो चुड़ैलें खामोश हो गईं। मुदस्सिर ने हिम्मत की और खलील के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। उसे जगाने की बहुत कोशिश की। काफ़ी देर की कोशिश के बाद खलील होश में आ गया, मगर वो अब भी खौफज़दा था। खलील रोते हुए मुदस्सिर से बोला, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़, अगर हम यहाँ रुके तो मैं मर जाऊँगा। मुदस्सिर ने इसे तसल्ली दी, अगर तुम इतना डरोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ट्रक के अंदर मोटे कंबल पड़े हुए थे। मुदस्सिर ने दुआ पढ़कर खलील और अपने ऊपर दम किया, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कंटेनर के ऊपर चलने की आवाज़ आने लगी। और इनके साथ खौफनाक गुर्राने की आवाज़ भी आने लगी। ये वही चुड़ैलें थी। अब वो ऊपर से एक लोहे की राड से फ्रंट मिरर पर जोर जोर से मारने लगी। शीशा मुकम्मल धुंधला हो चुका था। फिर वो चुड़ैलें ट्रक के आगे पीछे दौड़ने लगी और कंटेनर पर जोर जोर से राड मारने लगी। मुदस्सिर की जान हलक में आ चुकी थी। इसने फौरन ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वो बार बार कोशिश करता रहा, मगर ट्रक का इंजन जैसे जाम हो चुका था। तभी इन्हें एक और खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम दोनों को मार दूंगी। यह सुनते ही मुदस्सिर और खलील दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पता नहीं उस वक्त मुदस्सिर के जहन में क्या आया, इसने फ़ौरन कॉल कर दी पुलिस को। मुदस्सिर ने फ़ौरन अपनी लोकेशन भेजी और कहा, जल्दी पहुंचो इस लोकेशन पे, बस फ़ौरन यहाँ आ जाओ। लेकिन इतना कहने के बाद ही कॉल कट गई। अब वो चुड़ैल इन्हें वाज़े नज़र आने लगी। वो फ्रंट स्क्रीन के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। इतना खौफनाक कहका लगा रही थी कि मुदस्सिर और खलील की जान ही निकल गई। ये सिलसिला तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। फिर अचानक दूर से पुलिस की गाड़ी की रोशनी नज़र आने लगी। उस वक्त फजर की अजान भी शुरू हो गई थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वो चुड़ैलें एकदम गायब हो गई। मुदस्सिर और खलील फौरन ट्रक से बाहर निकले और पुलिस को वह सारा वाक़या सुनाया। पुलिस एहलकार ने कहा, यह सड़क बहुत पुरसरार है और यहाँ एक चुड़ैल का साया है जो लोगों को अक्सर तंग किया करती है। ये सुनकर
मुदस्सिर और खलील के होश उड़ गए। फिर उन्होंने पानी पिया, कुछ सुकून का सांस लिया और मुदस्सिर ने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक फौरन स्टार्ट हो गया। मुदस्सिर और खलील ने पुलिस को शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गए। फिर वो अपनी जगह पर पहुंच गए और दोनों की तबीयत खराब हो चुकी थी। मुदस्सिर ने बताया कि वो तकरीबन 1 महीने तक बीमार रहा और खलील भी बहुत बीमार हो गया। मुदस्सिर कहता है कि मैंने 4 माह बाद दोबारा ड्राइविंग स्टार्ट शुरू की, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी भी शिपमेंट लेकर कराची नहीं गया। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका स्टोरी शेयर करने का। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। इनकी स्टोरी में ये है कि इन्हीं के किसी खानदान में से इन पर किसी ने काला जादू करवा दिया। मेरा नाम हसन अली है और मेरी एक छोटी सी फैमिली थी। हम 4 भाई थे और अम्मी अब्बू। मैं सबसे बड़ा था और बहुत बहादुर भी था। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, लेकिन उम्र ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। इतनी छोटी उम्र में मैं 25 साल इंसान की तरह सोचने और बात करने लगा था। मैंने 14 साल की उम्र में मुकम्मल हाफिज कुरान कर लिया था और इस वक्त मैं 10वीं जमात में था। मैं अपने गांव का नाम जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि हमारे पास बहुत दौलत थी। मेरे अब्बू गाड़ियों का बहुत शौक़ था। हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियाँ थी। मेरे पास भी अपनी गाड़ी थी। जो चीज़ भी दिल चाहता वो फ़ौरन मिल जाती थी। कभी किसी चीज़ की कमी या परेशानी महसूस नहीं हुई। हाँ, और हमारे पास एक बड़ा बंगला भी था। हम लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन फिर एक दिन ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया, सब कुछ बदल गया। मेरे अब्बू बैरून मुल्क से वापस आए तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और वो बीमार रहने लगे। इसी तरह मेरी अम्मी भी अचानक बीमार हो गई और इनकी भी हालत दिन ब दिन बिगड़ गई। हमने कई बार अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाया, लेकिन तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते थे। हम सब बहुत परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। इसी दौरान मैंने 10वीं जमात की पढ़ाई मुकम्मल की और इस वक्त स्कूल की छुट्टियां थी। अम्मी को अक्सर डरावने ख्वाब आने लगे और अब्बू की तबीयत भी मज़ीद ख़राब होती चली गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे रिश्तेदार ने मेरे चचा से कहा कि इन्हें किसी पीर साहब के पास ले जाएं। मेरे चचा इन्हें पीर साहब के पास ले गए। जैसे ही पीर साहब ने देखा तो फ़ौरन बता दिया कि आप पर किसी अपने ने ही काला जादू करवाया था। अब्बू और अम्मी का इलाज चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन आया। जिस दिन अम्मी, अब्बू, मेरे 3 भाई और मेरे चचा पीर साहब के पास से वापसी आ रहे थे, इसी दिन इनका खौफनाक एक्सीडेंट हो गया और सब मौके पर ही मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं अकेला रह गया था क्योंकि मैं मदरसे गया हुआ था। मैं उस वक्त 16 साल का था जब मेरी वालिदैन और भाई मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था और बेहोश हो जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आप खुद सोचें कि कैसा लगता होगा कि आपके अपने सामने हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। खैर, इन सबको दफनाया और फिर यहाँ से मेरी ज़िंदगी में औलनाक हादसात होना शुरू हो गए। मैं अकेला रह गया और एक छोटे से बच्चे की तरह एहसास होता था। 16 साल की उम्र में इंसान ज़्यादा नहीं समझ सकता, आपको पता ही होगा। लेकिन एक बात और, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो वो शख्स मुझसे कुछ भी उल्टा काम करवा कर छोड़ता है। आप इसे मेरी नादानी समझ लें। अवेश भाई, मेरी वालदा की तरह मुझे भी डरावने ख्वाब आने लगे और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डराती थी। वो चीज़ ऐसी थी कि वो आधी लड़की और आधे कुत्ते की शक्ल में थी। इसका मुंह कुत्ते की तरह था और बाकी जिस्म इंसानी जिस्म की तरह था। इसके जिस्म पर बहुत लंबे बाल थे। मैंने उस आलिम साहब के पास जाकर मदद तलब की जिसने मेरे वालिद का इलाज किया था और उसने मुझे बताया कि वो एक गैर मुस्लिम चुड़ैल है जो मेरे ख़ानदान को मारने आई थी। अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। मेरे इस मामू ने हमारे लिए काला जादू कराया था, सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि वो हमसे हसद करता था। इसी काले जादू की वजह से मैं अपने ख़ानदान से हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरे अलग होने का सिलसिला कम से कम 6 महीने तक जारी रहा। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मेरे मामू लोग भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था और इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरा वज़न 72 किलो से 49 किलो तक पहुंच गया। लेकिन फिर अवेश भाई मैं ठीक हो गया और अपनी रूटीन पर आ गया। लेकिन मैं हमेशा अपने ख़ानदान की तकरीर को बहुत ज़्यादा महसूस करता था। मैं अकेला था, इसलिए मैंने अकेलेपन की वजह से 2 मुलाजिमीन रख लिए थे और वो मेरे दोस्त बन गए थे। मैं ठीक हो गया, मेरा वज़न तकरीबन 60 किलो तक हो गया था। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने इनसे बात की जो हमारे ऊपर काला जादू करवा रहे थे।
फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं अकेला था और वो 3 थे। इन्होंने मुझे बहुत मारा था। खैर, एक वजह से मैंने अपना बदला भी ले लिया। इसके बाद मुझे अपनी चाचाजाद कज़न से मोहब्बत भी हो गई, तो मैंने इससे शादी कर ली। इसका रद्द-ए-अमल ये था कि इसने हाँ कर दी और हमने शादी कर ली। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ ख़ानदान वालों को मेरी कामयाबी अच्छी नहीं लगी। मैं अकेला ही अपने वालिद का कारोबार का वारिस बन गया हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है और इसी वजह से अब मैंने अपनी मुखालिफत के लिए एक आलिम बाबा से दोस्ती रखी हुई है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन शुक्र है उस रब का जिसने हमें बहुत कुछ दिया था। तो अवेज़ भाई, ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है कि आप ये मेरी स्टोरी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका स्टोरी शेयर करने का। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं किसी वजह से अपना नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कहानी कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड थी और इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई के दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद वो खुद को ही ब्लेम करता रहता है कि मेरे लड़ने की वजह से वो बीमार हुई और फिर इसकी डेथ हो गई। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुका था। इस लड़की की डेथ के बाद इसके जनाजे में भी गया, जनाजे में शिरकत की। फिर ठीक इससे अगले दिन ऐसा होना शुरू हो गया कि जब वो अपने कमरे में सोता था तो इसके घर से कब्रिस्तान तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। रात को जब वो सो रहा होता था तो इसको आवाज़ आती थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पता नहीं क्या होता था, वो इस आवाज़ के पीछे पीछे कब्रिस्तान चला जाता था। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है। वो रात के 3 बजे उठकर कब्रिस्तान गया है। अगर तो किसी ने इसे देख लिया या नोटिस किया कि वो घर पर नहीं है तो वो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाते थे, इसके पीछे जाते थे और वो इन्हें कब्रिस्तान में मिलता था, उसी लड़की की कब्र के ऊपर। और इसके घर वाले इसे घर ले आते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम दोनों इकट्ठे सुबह नाश्ता करने के लिए जाते थे। अक्सर जब सुबह में 5-6 बजे हम नाश्ता करने के लिए जाते और मैं इसे आपके घर के पास बुलाने जाता तो ये घर में मौजूद नहीं होता था। कब्रिस्तान रास्ते में ही पड़ता था और जब मैं देखता था तो ये कब्रिस्तान में ही होता था और उस लड़की की कब्र के पास बैठा होता था, बिल्कुल खामोशी से, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में हम सिर्फ 4 लोगों को पता था। एक मैं और दोस्त के 2 दोस्त थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। इनके साथ ऐसा होता है कि वो लड़की इनको दिखाई देती थी, तो इन दोनों ने इससे बात शेयर की कि इस तरह से वो लड़की हमें दिखाई देती है। लेकिन पता नहीं तब तक देर हो चुकी थी या क्या। वो दोनों जवान थे, 21-22 साल के। 21-22 साल की इनकी उम्र थी। तो हज़ारती तौर पर इन दोनों लड़कों की डेथ हो जाती है। एक को करंट लगता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है सेम रोड पर। अब 2 की डेथ हो चुकी थी और तीसरा मैं था जिसे इनका आपस में इस तरह का कोई सीन था और इनके आपस में लड़ाई हुई थी। इसके बाद इस लड़की की डेथ हो गई। अब होता इस तरह है कि मैं जब भी इस इलाके से जाता था, मैं जिस रास्ते से जाता था इसके साथ ही एक गंदा नाला था और इसकी बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान था। मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक गली के फासले पर। अवेद भाई, मेरे साथ कुछ इस तरह से होता था, जब भी मैं उस गली में टर्न लेता था, एक बार नहीं कम से कम 20 दिन मुसलसल मेरे साथ ये सीन चलता है। अवेद भाई, जैसे ही मैं इस गली में टर्न लेता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है कि मेरे बाइक पर कोई बैठ गया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, लेकिन 1-2 बार मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंख पीछे करके देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की जो मेरे बाइक पर बैठी हुई है और इसने वाइट और रेड कलर का दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ है। वो बिल्कुल ही दुल्हन जैसा तैयार हुई है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने इस तरफ जाना बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त इस तरफ रहते थे तो ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार इस तरफ जाना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं इधर से जाता था, बस वो एक टर्न लेने की देर होती थी कि ऐसा फील होता था जैसे कोई पीछे बैठ गया। अवेद भाई, जिस लड़के की वो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उससे ये बात शेयर की कि भाई इस तरह ऐसे बात है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। उस लड़के ने मुझसे कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। तो इसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होगा। तो अवेद भाई, इसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा। तो जिस रात मैंने इससे ये बात शेयर की, वो उसी रात दोबारा फिर कब्रिस्तान गया। मुझे नहीं पता था कि वो आज रात हरकत करेगा। अवेद भाई,
वो कब्रिस्तान जाता है और पता नहीं वहाँ जाकर ऐसा क्या बात करता है और क्या नहीं कि इस रात के बाद कभी भी मेरे साथ जो चीज़ दोबारा नहीं हुई। अब तो तकरीबन मैं डेली वहाँ से जाता हूँ, डेली मेरा चक्कर लगता है और इस रात के बाद एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ कि मुझे कुछ फील हुआ हो या नज़र आया हो। तो ये मेरी कहानी थी, इसे मैं आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसको महसूस भी किया और देखा भी है। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।